नमो अरिहन्ताणं अन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो घनी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ और उसका जो अंतिम परिशिष्ट उपादान निमित्त की चिट्ठी है ना, बनारसी दास जी द्वारा लिखित। अब ये चिट्ठी तो नहीं है, ये तो लेख जैसा है, पर उसको चिट्ठी के हिसाब से यहाँ पे उन्होंने जो है पब्लिश करा है, पर वो चिट्ठी नहीं है, वाइट पेपर या लेख जैसा है। तो हमने पिछली बार एक दो लाइन पढ़ी थी, पर अपन उसको वापस से स्टार्ट करते हैं। देखो, उपादान निमित्त की चिट्ठी। प्रथम ही कोई पूछता है कि निमित्त क्या है और उपादान क्या। जो हम बेसिक निमित्त और उपादान की क्या डेफिनेशन है? है ना, निमित्त क्या, कि जो स्वयं स्वयं कार्य रूप, रूप परिणमित ना हो लेकिन कार्य होने के किए उस पे कार्य की उत्पत्ति पर अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, उसको क्या बोला जाता है? वो निमित्त है। हम्म, और उपादान क्या है? जो कार्य में कन्वर्ट हाँ, जो जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो, वो उपादान है। जो वस्तु स्वयं कार्य रूप परिणमित होती है, जिस वस्तु का परिणमन होता है उस कार्य में, उस कार्य रूप, उसको उपादान बोला जाता है। तब यहाँ पे जो भेद है ना, ये थोड़ी चर्चा थोड़ी सी डिफरेंट है। जो नॉर्मल जो हम देखते हैं निमित्त और उपादान के भेद, है ना, वैसे नहीं है कि हम उपादान का त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान, और जो निमित्त का देखते हैं उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त, वैसा यहाँ पे वैसा कोई भेद नहीं है। यहाँ पे कुछ अलग तरीके से पंडित जी ने चर्चा करी है। वो चर्चा अपन यहाँ पे देखते हैं कैसी चर्चा करी है। तो देखो उसका विवरण। निमित्त तो संयोग रूप कारण, उपादान वस्तु की सहज शक्ति। तो निमित्त क्या है? निमित्त तो संयोग रूप कारण है। निमित्त क्या है? संयोग रूप कारण। देखो, अभी तक हमने निमित्त हमेशा क्या देखा है कि जब हम दो वस्तुओं में मिला के देखते हैं, दो वस्तुओं के बीच में हम जब कारण कार्य की स्थापना करते हैं, तो उसमें हम निमित्त उपादान लगाते हैं, है ना। दो वस्तु में, जैसे घड़ा बना तो उसमें कुम्हार को हमने निमित्त बता दिया, वो चकले को निमित्त बना दिया, जिससे तो वो क्या है? दो वस्तु है ना, अलग अलग, मिट्टी अलग है, जो उस कार्य रूप परिणामित हुई वो उपादान। और फिर हमने और जो निमित्त क्या, वो दूसरी पर वस्तु को हमने उसमें निमित्त बनाया, और उपादान वो मिट्टी हो गई। तो हमने दो वस्तुओं को मिला के बनाया। तो यहाँ पे पंडित जी बता रहे हैं कि निमित्त तो संयोग रूप कारण, जो संयोग होता है वो संयोग रूप कारण, और उपादान वस्तु की सहज शक्ति। अब यहाँ पे पंडित जी, अब ये जो संयोग रूप कारण है, वो संयोग रूप कारण भी एक ही वस्तु में भी बता रहे हैं और दो वस्तुओं में भी बता रहे हैं। देखो कैसे बताया उसका विवरण। एक द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान, एक पर्यायार्थिक निमित्त उपादान। द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान क्या है? कि द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान, देखो उसके नीचे दिया उसका विवरण। द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान गुण भेद कल्पना, और पर्यायार्थिक निमित्त उपादान पर योग कल्पना और उसकी चौभंगी।
तो द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान को क्या बोला है कि गुण भेद कल्पना। देखो इतनी चर्चा अपनी पिछली बार हुई थी। गुण भेद कल्पना क्या है कि गुण भेद कल्पना जब हम एक ही वस्तु में निमित्त उपादान लगाते हैं, कि जैसे आत्मा में अनंत गुण हैं, तो एक एक गुण जो है वो अपने आप में स्वतंत्र है। एक एक गुण जो है वो अपने आप में स्वतंत्र है। जैसे ज्ञान गुण है, वो दर्शन गुण से स्वतंत्र है, वो दर्शन गुण का कार्य नहीं कर रहा। और दर्शन गुण है, वो ज्ञान गुण का कार्य नहीं कर रहा है। तो वो अपने आप में स्वतंत्र है। तो वो स्वतंत्र मतलब ज्ञान गुण का काम कर रहा है, दर्शन गुण का काम कर रहा है, चारित्र गुण का काम कर रहा है। तो अलग अलग जितने भी गुण हैं, वो गुण कैसे हैं, वो स्वतंत्र हैं, और एक गुण दूसरे के लिए निमित्त हो सकता है। जैसे ज्ञान गुण है, यहाँ पे दो गुणों की चर्चा ली है समझाने के लिए, और वैसे ही सभी गुणों में लगा लेना। यहाँ पे ज्ञान गुण और चरित्र गुण की अभी यहाँ जो चर्चा है, मुख्य रूप से ज्ञान गुण और चरित्र गुण की चर्चा करी गई है। और ज्ञान गुण को रखा है निमित्त की कैटेगरी में, और चरित्र गुण को रखा है उपादान की कैटेगरी में। और फिर उससे वस्तु व्यवस्था को समझाया है, निमित्त उपादान को समझाया है। ज्ञान गुण को क्या रखा है, निमित्त की कैटेगरी में। और जो चरित्र गुण है उसको रखा है उपादान की कैटेगरी में। तो ये कौन सा होगा, द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान। उसमें क्योंकि गुण भेद कल्पना है, तो द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान में ये जो 4 पेज का जो चैप्टर है, 4 पेज में से सिर्फ आखिरी पैराग्राफ है जो अगला है, वो पर्यायार्थिक निमित्त उपादान, वो परयोग कल्पना। परयोग कल्पना क्या है, परयोग कल्पना मतलब दो वस्तुओं में उन्होंने फिर निमित्त उपादान, जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि दो अलग अलग वस्तु हैं, और उन दो अलग अलग वस्तुओं में हमने निमित्त उपादान लगाया है। तो वो पर्यायार्थिक निमित्त उपादान, और उसकी चर्चा आखिरी के अंतिम पैराग्राफ में, एक एक पैराग्राफ में करके पंडित जी ने उसको डन कर दिया है। पर जो पूरे करीब करीब 4 पेज हैं, 4 पेज जो है वो गुण भेद कल्पना पर आधारित है। उसकी चर्चा यहाँ विस्तार से करी है। ठीक है। तो द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान वो है गुण भेद कल्पना, और पर्यायार्थिक निमित्त उपादान है वो है परयोग कल्पना। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। पर्याय आर्थिक में रखा हमने दो वस्तुओं को, अलग अलग वस्तुओं को मिला के हमने निमित्त उपादान जो है उसमें संबंध स्थापित करा। और द्रव्यार्थिक में एक ही वस्तु में गुण भेद कल्पना, एक ही वस्तुओं में गुण भेद कल्पना, दो गुणों में आपस में हमने निमित्त उपादान संबंध स्थापित करा। ठीक है। अब देखो, प्रथम ही गुण भेद कल्पना की चौभंगी का विस्तार कहता हूं, सो किस प्रकार है। चौभंगी मतलब चार उसके भेद। अब इसके चार भेद करके समझाएंगे। चौभंगी मतलब चार भेद। तो प्रथम ही गुण भेद कल्पना की, अब गुण भेद कल्पना की चर्चा हो रही है। ठीक है, गुण भेद कल्पना की चर्चा हो रही मतलब द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान की चर्चा हो रही है। तो प्रथम ही गुण भेद कल्पना की चौभंगी का विस्तार कहता हूं, सो किस प्रकार। तो इस प्रकार सुनो। जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण, सब गुण असहाय स्वाधीन सदा काल, उनमें दो गुण प्रधान मुख्य स्थापित किए, उस पर चौभंगी का विस्तार। क्या, कि सुनो क्या बताया कि जीव द्रव्य और उसके अनंत गुण। जीव द्रव्य, अभी देखो एग्जाम्पल कोई सा भी ले सकते हैं, कोई सा भी द्रव्य ले सकते हैं, उद्गल भी ले सकते हैं। पर पुद्गल पे जाने की जरूरत ही क्या है जब हमको जीव से ही पूरा समझ में आएगा। पुद्गल तो इसलिए हम देखो क्यों लेते हैं कि हम, अगर हमको जीव से समझ में नहीं आए, तो इसलिए हम पुद्गल का सहारा लेके, पुद्गल का एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। पर यहाँ हमको जब जीव से ही समझ में आएगा, तो इसलिए दूसरे एग्जाम्पल की जरूरत नहीं। पर ये जो भी बात चल रही है वो सभी द्रव्यों पे लागू होती, सभी द्रव्यों में लगा सकते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण, जैसे पुद्गल में जो गुण हैं, तो उसमें स्पर्श और रस का वो अलग अलग जो है, दो अलग अलग गुण हैं, उनमें लगा सकते हो आप ऐसी चौभंगी। पर यहाँ हमको जब जीव में ही समझ में आएगा, तो जीव से ही समझ में बैठ जाएगा पूरा, इसलिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो देखो, जीव द्रव्य उसके अनंत गुण, जीव द्रव्य में अनंत गुण है, और सब गुण असहाय स्वाधीन सदा काल। असहाय का मतलब क्या, स्वतंत्र। बोलते ना कोई असहाय,
असहाय मतलब हेल्प नहीं होती जैसे। मतलब इसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। यहाँ पे असहाय मतलब सपोर्ट नहीं किसी चाहिए। की सहायता की जरूरत नहीं है। हम्म। हम कई बार ऐसे होते हैं ना, असहाय हो गए। असहाय मतलब सहायता तो चाहते हैं पर हमको कोई सहायता मिल नहीं रही है ना, हम बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं। तो असहाय महसूस कर रहे हैं मतलब क्या, कि भैया हमको सहायता तो हम चाहते हैं मिल पर नहीं। हमको मिल नहीं रही है। पर यहाँ पे असहाय का मतलब क्या है, असहाय मतलब कि इनको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट। हाँ, इंडिपेंडेंट है। स्वतंत्र। इनको किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं है। लिखा है सब गुण असहाय, स्वाधीन, सदा काल। कैसे हैं, असहाय तो है ही, सहायता की तो जरूरत है ही नहीं। स्वाधीन है, इंडिपेंडेंट हैं। और कैसे हैं, सदा का, आज हैं, कल थे, कि भविष्य में रहेंगे। सदा। सदा काल है। शाश्वत। अनादि काल पहले चले जाओ, वर्तमान में देख लो, या अनंत काल बाद देख लो। सदा काल ये कैसे हैं, कि बोले ये सब गुण असहाय और स्वाधीन है। ये जीव सभी के। सभी के, अब ये सभी पे लगा लेना, जितने छह द्रव्य है ना, छह द्रव्य में हर एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण है। उन अनंत अनंत गुणों की ऐसी ही व्यवस्था है। पर यहाँ अभी जीव द्रव्य को मुख्य करके रखा है। अब अपने लिए तो जीव द्रव्य ही है, तो अपन जीव द्रव्य से ही समझेंगे, है ना। जब हमको जीव द्रव्य से ही समझ में आया दूसरे द्रव्यों की, अभी पर ये सभी द्रव्यों में है ऐसे ही, ऐसी व्यवस्था है। उनमें दो गुण प्रधान मुख्य स्थापित किए, उस पर चौभंगी का विस्तार। अब पंडित जी ने भाई अनंत गुण तो ले नहीं सकते समझाने के लिए, तो दो गुण लेंगे, और समझना भी हमको निमित्त उपादान ही है, तो दो ही गुण लेके समझ जाएंगे हम। और वैसे का वैसे सभी में लगा लेना, सभी गुणों में। तो बोले उनमें दो गुण प्रदान करे हैं, प्रधान मतलब मुख्य स्थापित किए हैं, और उस पर चौभंगी का विचार करा है। चौभंगी मतलब उसके चार भेद करके उसका विचार हमने किया है। देखो, एक तो जीव का ज्ञान गुण, और दूसरा जीव का चारित्र गुण। दो गुण लिए, हमने बोला था, एक तो ज्ञान गुण लिया है और एक चारित्र गुण लिया है। ये दोनों गुण शुद्ध रूप भाव जानने, अशुद्ध रूप भी जानने, यथा योग्य स्थानक मानने। अब ये कैसा है, कि ये दोनों जो गुण हैं, ज्ञान गुण और चरित्र गुण, ये शुद्ध भी हैं और अशुद्ध भी हैं। और यथा योग्य स्थानक, स्थानक मतलब गुण स्थान, गुण स्थान की अपेक्षा वो कैसे हैं, शुद्ध भी हैं और अशुद्ध भी हैं। ज्ञान गुण शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है। चरित्र गुण शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। वो स्थान पे अशुद्ध से। अभी ये सब, ये सारी बात आएगी। अभी अपन सब बात एक एक, वो चौभंगी है ना, वो चौभंगी से अपन समझेंगे। तो बोले कि शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। किसी ने, मयूर जी सॉरी, किसी ने ये हाँ पूछा है क्या कि अशुद्ध का क्या मतलब है? क्योंकि मैं भी वही पूछने वाली थी। ये इस हाँ। कॉन्टेक्स्ट में अशुद्ध का क्या मतलब है? अशुद्ध, अशुद्ध का मतलब उसका जो परिणमन है, वो नीचे के गुणस्थानों में, जैसे पहले गुणस्थान में है हम, तो पहले गुणस्थान में ज्ञान का परिणमन कैसा, मिथ्या ज्ञान है। तो मिथ्या ज्ञान रूप जो परिणमन है वो कैसा है, वो अशुद्ध है। मिथ्या चारित्र रूप परिणमन है, वो कैसा है, अशुद्ध। अशुद्ध है ओके। ना। ऊपर के गुण स्थानों में जाओगे तो ज्ञान शुद्ध हो गया, पर चरित्र में कैसा है, आंशिक शुद्धि है, आंशिक अशुद्धि है, वो चलती है ना। तो गुण स्थानों की अपेक्षा यथा योग्य जानना, कि बोले कि ये दोनों कैसे शुद्ध रूप भी हैं और अशुद्ध रूप भी हैं। ये ज्ञान गुण जो है और चरित्र गुण है, वो कैसा है, वो शुद्ध रूप भी है और अशुद्ध रूप भी है। ओके। थैंक यू। ठीक है। यथा योग्य स्थानक मानने, गुण स्थानों की अपेक्षा उसको मानना। उसका विवरण इन दोनों की गति न्यारी न्यारी, शक्ति न्यारी न्यारी, जाति न्यारी न्यारी, और सत्ता न्यारी न्यारी। अब ये चार प्रकार से, ये चौभंगी नहीं है अभी, ये तो पहले ही चार उन्होंने एक रेफरेंस दिए हैं। कौन से, गति, शक्ति, जाति और सत्ता।
चार प्रकार से बताया है। ठीक है, किसकी बात चल रही है? ये ज्ञान गुण और चरित्र गुण। इन ज्ञान गुण और चरित्र गुण की, इसमें ज्ञान गुण को रखा है निमित्त, चरित्र गुण को रखा है उपादान। और इनकी चार चार ऐसी ये बताया है कि इन दोनों की गति न्यारी न्यारी होती। चार बातें बताई हैं कि गति न्यारी न्यारी, शक्ति न्यारी न्यारी, जाति न्यारी न्यारी, और सत्ता न्यारी न्यारी। अब क्या है भाई, गति क्या है? गति मतलब उसका परिणमन। गति मतलब उसका परिणमन। शक्ति, शक्ति मतलब उसका कार्य। शक्ति मतलब उसका कार्य। गति मतलब उन गुणों का परिणमन, शक्ति मतलब उन गुणों का कार्य, जाति मतलब उनकी क्वालिटी। वो क्वालिटीज अभी समझेंगे, ये सब बात आएगी आगे। और सत्ता मतलब उसका अस्तित्व। सत्ता मतलब उसका अस्तित्व शक्ति नहीं होगी। है। शक्ति नहीं होगी। शक्ति में यहाँ पे उसका कार्य है, वो जब भी अभी आगे बताएंगे ना उसका, वो शक्ति को कार्य के रूप में लिया है। शक्ति को कार्य के रूप में लिया है। जाति को उसको क्वालिटी के रूप में लिया है। गति को उसको परिणमन के रूप में लिया है। और सत्ता मतलब उसका अस्तित्व। अब देखो, ये सब न्यारी न्यारी है। न्यारी न्यारी मतलब अलग है। अलग अलग, कि वो गति भी उसकी अलग है, इन गुणों की उनकी शक्ति भी अलग है, मतलब उनका परिणमन भी अलग अलग है, उनका कार्य भी अलग अलग है, उनकी क्वालिटीज भी अलग अलग हैं, और उनका अस्तित्व भी अलग अलग है। आ रही है समझ में? देखो, एक घर में हम बहुत सारे लोग रहते हैं, एक घर में रहते हैं, पर फिर भी जॉइंट फैमिली है, पर फिर भी देखोगे हम सबकी, हम सबका खान पान अलग है, हम सबके कमरे अलग हैं, हम सबके कपड़े अलग हैं, है ना, थिंकिंग। तो क्या है, रहते भले ही एक ही घर में हैं, सबका अस्तित्व अलग अलग है ना। तो ऐसे ही ये गुण है, रहते भले ही एक ही घर में हैं, एक ही वस्तु में हैं, पर उनकी गति भी न्यारी है, शक्ति भी न्यारी है, जाति भी न्यारी है, सत्ता भी न्यारी है। ठीक है, ये चार शब्द याद रखो: गति, शक्ति, जाति और जाति, और सत्ता। ठीक है, अब उसके भेद आएंगे। देखो, अब बताएंगे इसके बारे में क्या है उसका विवरण। ज्ञान गुण की तो ज्ञान अज्ञान रूप गति, स्वपर प्रकाशक शक्ति, ज्ञान रूप तथा मिथ्या रूप जाति, और द्रव्य प्रमाण सत्ता। अब इसकी चार बात बता दी ज्ञान गुण की। क्या? कि उसकी गति क्या है? बोले ज्ञान अज्ञान रूप गति। अब इसमें ज्ञान अज्ञान रूप गति में क्या लेना है? कि ज्ञान अज्ञान रूप गति में ये लेना है, ज्ञान मतलब वो जीव प्रयोजन भूत बातों को जाने तो वो ज्ञान, और प्रयोजन रूप बातों को, प्रयोजन भूत मतलब जो सात तत्व जो प्रयोजन भूत हैं, उन सात तत्वों के प्रति, भेद विज्ञान के प्रति, है ना, उसके प्रति उन उन बातों को जाने, तो यहाँ पे लिया तो वो है ज्ञान। और उन बातों को न जाने तो उसको लिया है अज्ञान। है ना, गति में क्या लिया? ज्ञान और अज्ञान रूप। ज्ञान मतलब जो प्रयोजन भूत, मोक्ष मार्ग में जो प्रयोजन भूत बातें हैं, उन मोक्ष मार्ग में जो प्रयोजन भूत बातों को जाने, उसको लिया है ज्ञान। और मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत बातों को न जाने, उसको लिया है अज्ञान। ठीक है, ये ज्ञान अज्ञान। क्योंकि देखो, ज्ञान अज्ञान ये नीचे फिर है अभी। देखो, फिर ये ज्ञान अज्ञान रूप गति। फिर दूसरा है शक्ति। क्या है? स्वपर प्रकाशक शक्ति। शक्ति क्या है, कार्य क्या है? तो अप्रकाश स्वपर प्रकाश। ज्ञान का काम क्या है? सो वो को कार्य। जान
हो जाना। है ना, स्व पर प्रकाशक। इसलिए यहाँ कार्य, शक्ति को क्या लिया, कार्य, स्व पर प्रकाशक, जानने का काम है। स्व और पर को प्रकाशित करे, स्व और पर को जाने, वो शक्ति, वो कार्य। फिर ज्ञान रूप तथा मिथ्या रूप जाति। अब देखो, ये पहले एक आया था ज्ञान और अज्ञान रूप, और फिर आया है जाति में, गति में भी आया ज्ञान अज्ञान रूप, और इधर आया है ज्ञान और मिथ्या रूप। तो गुरुदेव ने इसके दो अर्थ करे हैं, और दोनों ही अर्थ बैठते हैं। एक तो लिया है कि ज्ञान रूप और मिथ्या रूप, मिथ्या रूप है तो उसके साथ क्या आएगा, सम्यक रूप, ज्ञान को, ज्ञान तथा मिथ्या रूप है ना, हम्म। ज्ञान तथा मिथ्या रूप। तो वो मिथ्या रूप का ऑपोजिट क्या होगा, सम्यक। सम्यक। मिथ्या रूप का ऑपोजिट क्या होगा, सम्यक। तो वो जो ज्ञान रूप, ये जो इसमें है जाति में, एक जाति में जो ज्ञान रूप है उसका अर्थ है सम्यक, ठीक है। और एक अर्थ और गुरुदेव ने लिया है, वो क्या लिया है, वो एक अर्थ जो दूसरा गुरुदेव ने लिया है वो लिया है सामान्य ज्ञान, जानना। क्योंकि देखो इसका अगला वाला सेंटेंस है कि देखो, परंतु इतना विशेष, परंतु एक विशेष इतना कि ज्ञान रूप जाति का नाश नहीं है। ज्ञान रूप जाति का नाश नहीं। अभी हम जाति के भेद पढ़ रहे हैं, ज्ञान रूप और मिथ्या रूप, हम जाति के भेद पढ़ रहे हैं ना, ज्ञान रूप और मिथ्या रूप। तो और आगे जो बताया है कि ज्ञान रूप जाति का नाश नहीं है, ज्ञान रूप जाति का नाश नहीं है, मतलब ये जो ज्ञान रूप बताया है उस जाति का नाश नहीं होता। तो एक तो हम ऐसा अर्थ निकाल सकते हैं ज्ञान रूप का। अब देखो, जो पंडित जी ने लिखा होगा वो तो पंडित जी जाने, वो अपने को नहीं पता। हम तो अपने क्षयोपशम से उसका अर्थ निकाल सकते हैं। और मैं तो अपना क्षयोपशम भी नहीं, हम तो गुरुदेव का जो क्षयोपशम है, गुरुदेव के क्षयोपशम से अर्थ निकाल रहे हैं। जो गुरुदेव का जो क्षयोपशम है जो उनने बताया, हम वो यहाँ पे बता रहे हैं। तो गुरुदेव ने इसके दो अर्थ निकाले क्या, कि ज्ञान रूप जाति का नाश नहीं है। तो ज्ञान रूप जाति का नाश नहीं है, इसका मतलब ये कि वो जो ज्ञान रूप बताया है जाति में, उसका एक तो हम सामान्य ज्ञान लेंगे कि भाई जानना है, जानना कभी भी नाश नहीं होता, जानने का नाश कभी नहीं होता। एक इंद्रिय में भी चले जाओ और सिद्ध अवस्था में भी चले जाओ, तो जानने का नाश कभी भी नहीं है। तो एक अर्थ तो वो निकलता है, और दूसरा अर्थ निकलता है सम्यक्त रूप। अब सम्यक्त रूप का भी अर्थ निकलता है तो वो ऐसा है कि सम्यक दर्शन का भी नाश नहीं, देखो भले ही छूट जाए, छूटने के बाद वापस उत्पन्न होता ही है और वो जीव मोक्ष जाता ही है, और उसका फिर सम्यक तो हमेशा बना ही है, मोक्ष अवस्था में भी सिद्ध अवस्था में भी सम्यक तो बना ही है ना। तो वो क्या है कि सम्यक्त भी उसका अर्थ निकलता है कि सम्यक्त तथा मिथ्या रूप जाति। और आगे जो बात बताई है वो मुख्य रूप से सम्यक्त के ही आधार पर बताई है। भले ही अर्थ दोनों निकल रहे हैं, पर सम्यक्त के अर्थ को मुख्य करके इस बात को, इस ज्ञान रूप को सम्यक्त का भाव लेकर आगे बात को समझाया है। बात आ रही समझ में, ठीक है। तो ज्ञान रूप तथा मिथ्या रूप जाति, और सत्ता कैसी, द्रव्य प्रमाण। कैसी सत्ता है, द्रव्य प्रमाण है। द्रव्य प्रमाण मतलब पूरे द्रव्य में ज्ञान कहाँ तक है, ज्ञान कहाँ कहाँ है, पूरा जहां पूरा। जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान, तो द्रव्य प्रमाण, ठीक है। अब देखो बात आई यहाँ पे, वापस अपन पहले क्या लिया कि भाई निमित्त, अब शुरू से कि निमित्त और उपादान की यहाँ चर्चा है। और निमित्त और उपादान के इन्होंने दो भेद करे पंडित जी ने, एक तो द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान और एक पर्यायार्थिक निमित्त उपादान। तो अब जो द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान है उसमें गुण भेद कल्पना है, एक ही वस्तु में लगता है। द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान एक ही वस्तु में लगता है,
दो गुणों के बीच लगाया है। पर्यायर्थिक निमित्त उपादान वो परयोग कल्पना है, दो या दो से अधिक वस्तुओं में वो लगेगा, वो पर्यायर्थिक निमित्त उपादान। फिर उसकी चौभंगी का विस्तार कर रहे हैं, और उसकी चौभंगी मतलब उसके चार भेद, उसका विस्तार कर रहे हैं। फिर उन्होंने बताया पंडित जी ने कि ये जो दो गुण उन्होंने मुख्य करके यहाँ पे बात रखी है, एक तो ज्ञान गुण और एक चारित्र गुण। ज्ञान गुण को निमित्त के खाते में लिया है, और चारित्र गुण को क्या लिया है, उपादान के खाते में, उपादान रखा है उसको। और ज्ञान गुण को इसमें उल्टा भी कर सकते हो, पर यहाँ जो समझाने के लिए पंडित जी ने ज्ञान गुण को निमित्त रखा है और चरित्र गुण को उपादान रखा है। और फिर उसके बाद उन्होंने चार बातें बताई ज्ञान गुण की। अभी चार बातें अपन ने देखी, कौन कौन सी? गति, गति, शक्ति, शक्ति, जाति जाति और और सत्ता। सत्ता। गति, शक्ति, जाति और सत्ता। हम्म। अब गति का कैसा है? गति मतलब होता है परिणमन, शक्ति मतलब कार्य, जाति मतलब क्वालिटी। क्वालिटी, और सत्ता मतलब उसका अस्तित्व। ठीक है। फिर हमने गति में क्या देखा कि गति ज्ञान और अज्ञान रूप। गति क्या है? ज्ञान गुण की गति कैसी है? ज्ञान गुण की बात चल रही है, तो ज्ञान गुण की गति कैसी? ज्ञान और अज्ञान रूप। जाति कैसी? स्वपर प्रकाशक। सॉरी, शक्ति कैसी? शक्ति कैसी? स्वपर प्रकाशक। जाति कैसी? ज्ञान और मिथ्या रूप। और ज्ञान के हमने दो प्रकार से उसको हम देख सकते हैं, है ना। एक तो हमने देखा कि एक सामान्य जानना, वो ज्ञान, और एक सम्यक्त रूपी ज्ञान। ठीक है। तो गति हो गई, शक्ति हो गई, जाति हो गई, और सत्ता कैसी है? द्रव्य प्रमाण। सत्ता इजी है, द्रव्य प्रमाण। आई इतनी बात आई समझ में? गति, शक्ति, जाति, सत्ता, ज्ञान गुण की इतनी बात हो गई। ठीक है। अब अभी इसी इसी को आगे इसमें लगाएंगे चारित्र में। तो देखो फिर से उसका विवरण। ज्ञान गुण की तो ज्ञान अज्ञान रूप गति, स्वपर प्रकाशक शक्ति, ज्ञान रूप तथा मिथ्या रूप जाति, द्रव्य प्रमाण सत्ता। परंतु एक विशेष इतना कि ज्ञान रूप जाति का नाश नहीं है। ज्ञान रूप जाति का नाश नहीं है। तो इसलिए क्या बोला? मिथ्यात्व रूप जाति का नाश सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होने पर यह तो ज्ञान गुण का निर्णय हुआ। यहाँ पे पंडित जी ने कैसा, वो सम्यक दर्शन की बात से उसको मुख्य करके रखा है, पर गुरुदेव ने उसके दो अर्थ अपन ने वो देख लिए, सामान्य भी और सम्यक दर्शन, सम्यक सम्यक ज्ञान भी। ठीक है। और बोले कि वो मिथ्यात्व रूप मतलब ये जो मिथ्या रूप, मिथ्या ज्ञान का नाश कब होगा? तो बोले जब सम्यक सम्यक ज्ञान प्रकट होगा, जब मिथ्या ज्ञान का नाश होगा। तो लिखा मिथ्यात्व रूप जाति का नाश सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होने पर यह तो ज्ञान गुण का निर्णय हुआ। अब देखो, अब चरित्र गुण का विवरण कहते हैं। अब चरित्र गुण की बात करते हैं। अब चरित्र गुण में भी यही लगेगा, गति, शक्ति, जाति और सत्ता। ठीक है। तो चरित्र गुण का विवरण कहते हैं, संक्लेश विशुद्ध रूप गति। क्या? संक्लेश और विशुद्ध रूप। गति मतलब परिणमन, तो चरित्र का परिणमन संक्लेश और विशुद्ध रूप। फिर शक्ति कैसी? स्थिरता और अस्थिरता, मतलब स्थिरता और अस्थिरता। वो क्या बताया? वो शक्ति बताई। और जाति मतलब उसकी क्वालिटी, मंद और तो तीव्र। मंद और तीव्र रूप। ठीक है। और सत्ता कैसी बताई? द्रव्य प्रमाण। सत्ता कैसी? द्रव्य प्रमाण। तो बोले द्रव्य प्रमाण सत्ता तो बता दी, और ज्ञान की भी क्या बताई? सत्ता, द्रव्य प्रमाण। पर यहाँ तो ऊपर लिखा था क्या, कि इन दोनों की गति न्यारी न्यारी
शक्ति न्यारी न्यारी, जाति न्यारी न्यारी और सत्ता न्यारी न्यारी। अगर सत्ता न्यारी न्यारी है तो दोनों की सत्ता द्रव्य प्रमाण कैसे हो सकती है? गलत है क्या? ये गलत लिखा है क्या पंडित जी ने? या तो ये गलत लिखा है सत्ता न्यारी न्यारी, या दोनों की सत्ता द्रव्य प्रमाण नहीं हो सकती। वापस सुनिए। यहाँ लिखा ना ऊपर के पैराग्राफ में, सत्ता न्यारी न्यारी, सत्ता हम्म। अलग अलग है, पर लेकिन दोनों की सत्ता बता दी द्रव्य प्रमाण, तो फिर न्यारी न्यारी कैसे हुई? दरेक गुण अलग ही है ना, एक में मिक्स नहीं होते हैं ना। तो जैसे अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया ना, घर में, एक ही घर में रह रहे हैं, तो सत्ता तो उसी घर में है, पर उस घर में रहते हुए भी सत्ता अलग अलग है कि नहीं है? एक ही घर में रह रहे हो, दो व्यक्ति रह रहे हैं, रह एक ही घर में रहे हो, द्रव्य प्रमाण उसी घर प्रमाण हो, पर दोनों की सत्ता अलग अलग है कि नहीं, न्यारी न्यारी है कि नहीं? है। तो ऐसे ही यहाँ पे दोनों रह एक ही द्रव्य में हैं, पर दोनों की सत्ता कैसी है? बोले दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी है, अलग अलग है। मयूर जी। और सभी गुणों में कोई हाँ हाँ, ये तो चरित्र में सभी में है, सब। यहाँ दो गुणों को मुख्य करके बात कही है, तो अपन ने बोला सभी गुणों में, अनंत गुणों में यही व्यवस्था है। हाँ आंटी बोलिए। इधर गति में ज्ञान गुण में पहले ज्ञान फिर अज्ञान रूप, तो इधर चारित्र गुण में गति में पहले संक्लेश बाद में विशुद्ध रूप। डज इट मेक एनी डिफरेंस और जस्ट ऐसे फर्क नहीं पड़ते कुछ? नहीं देखो उनका परिणमन की बात है ना। या अपन पहले हम उसे संक्लेश परिणाम पहले क्यों कहते हैं, विशुद्ध रूप से बाद में संक्लेश हाँ परिणाम? हाँ, वैसे कोई फर्क नहीं, हाँ उसका विशुद्ध संकलित वो ऑर्डर में कोई फर्क नहीं है। नहीं पढ़ते। विशुद्ध परिणाम तो इसका गुण है, चारित्र गुण है, और संक्लेश तो चले जाते हैं, निकल हाँ जाते चला जाता है ना। तो वो हैं। उससे उससे कोई फर्क नहीं। अब उसको ऑर्डर को उस पे, ऑर्डर पे इधर वो ऑर्डर की बात नहीं है, ऑर्डर अभी बाद में आएगा जब अपन चौभंगी पढ़ेंगे, तो वो ऑर्डर समझने का, यहाँ तो बस देखो संकलित देखो विशुद्ध देखो, लिखा है। एक जस्ट वन आर्ग्यूमेंट अबाउट दैट इज दैट मिथ्या रूप पर चले जाते हैं तो सम्यक दर्शन होने से ऑटोमेटिक चल जाते हैं। हाँ तो हाँ मेरे को लगता है विशुद्ध रूप संक्लेश रखना चाहिए, तो विशुद्ध रूप तो टकने वाला है, संक्लेश तो चले जाने वाले। तो विशुद्ध ही होएगा तो संक्लेश तो ऑटोमेटिक चल जाएगा। तो फर्स्ट वी शुड नो अबाउट विशुद्ध, बट दैट्स ओके, गो अहेड। हाँ। अब इतना यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं है, ऑर्डर का यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। बात ये समझाना चाहते हैं कि जो चरित्र गुण का जो परिणमन है वो कैसा है, या विशुद्ध संश्लेष का हो या संश्लेष विशुद्ध का हो, एक संश्लेष रूप होता है और एक विशुद्ध रूप होता है। उससे जाना चले जाने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि दो प्रकार का है, तो अच्छा। दो प्रकार का है तो वो संश्लेष और विशुद्ध रूप, ऐसा जानना। ऐसा इसमें ऑर्डर का कोई वो नहीं है कि ये चला जाता है तो ये होता है, वो चला जाता है ये होता है, वो वैसा कोई इसमें वो नहीं है, है ना। ओके। पर वैसे भी अगर देखा जाए, अगर आंटी संकलेश जाता है विशुद्ध आता है, तो उस ऑर्डर में रखा है उन्होंने। बात सही है कि ऊपर ज्ञान और अज्ञान उन्होंने वो थोड़ा ऑर्डर वो डिफरेंट रखा है। नहीं, सब में डिफरेंस फिर एवरी एवरी आत्मा और एवरी अस्तित्व। इज देयर, लाइक पहले हाँ ओनली हाँ दिस वन इज द संक्लेश विशुद्ध। हाँ हाँ। दूसरा देखो, स्थिरता और अस्थिरता चरित्र गुण है। चरित्र गुण में याद, चरित्र गुण मतलब क्या होता है? क्या? चरित्र गुण मतलब क्या है? चरित्र मतलब गुण, स्थिरता चरित्र होगी या बोलते हैं, चरित्र क्या बोलते हैं हम वास्तव में? चरित्र क्या बोलते हैं? चरित्र मतलब स्थिरता, अपनी आत्मा में स्थिरता, वही वही चरित्र है। चरित्र प्रकट हुआ मतलब क्या हुआ? आत्मा में स्थित हो। हाँ, आत्मा में टिका, आत्मा में आत्मा स्थित। में स्थिरता, उसी का नाम चरित्र है ना, वही कार्य है। तो स्थिरता और अस्थिरता ये शक्ति है। संक्लेश विशुद्ध उसकी गति, वो परिणमन, फिर स्थिरता और अस्थिरता वो उसकी शक्ति, और मंद और तीव्र रूप जाति। अब मंद और तीव्र रूप कैसे? चरित्र गुण में मंद और तीव्र रूप होता है क्या?
इसको यहाँ मंद और तीव्र रूप कषाय के उसमें लेना है। मंद और तीव्र रूप यहाँ क्या लेना है, कषाय के लेना है। तीव्र कषाय और मंद कषाय, शुभ मन कषाय और तीव्र, वही है बात ना। ना। हाँ, मंद कषाय और तीव्र कषाय। ऊपर के गुण स्थानों में कैसा है, ऊपर के गुण स्थानों में मंद कषाय और नीचे के गुण स्थानों में तीव्र कषाय। ठीक है। तो जो जाति है वो क्वालिटी कैसी, कि बोले मंद और तीव्र, और ऊपर के गुण स्थानों में चले गए, 14वें में चले गए, 10वें से ऊपर चले गए, तो वो तो कषाय का ही नाश हो गया, कषाय खत्म होगी। पर फिर नीचे के गुण स्थानों में जाएंगे तो वहां तीव्र और ऐसे मंद रूप भेद दिखाई देते हैं, ऊपर के गुण स्थानों में कषाय खत्म है। और सत्ता हमने देख ली कैसी, द्रव्य प्रकार। याद हुआ। हम्म। चरित्र गुण का क्या है, गति क्या है, संकलेश और विशुद्ध, संक्लेश और विशुद्ध। शक्ति क्या है, स्थिरता स्थिरता, स्थिरता और अस्थिरता, अस्थिरता। ठीक है। जाति क्या है, मंद और तीव्र, मंद और तीव्र, है ना। और सत्ता, द्रव्य द्रव्य। प्रमाण। ठीक है। ऐसे ये इसके चार, यहाँ पे चार बातें इनकी बता दी। देखो, परंतु एक विशेष की मंदता की स्थिति 14वें गुणस्थान पर्यंत है और तीव्रता की स्थिति 5वें गुणस्थान पर्यंत है। क्या, कि हम गुणस्थान की बात करें, वैसे तो देखा जाए 10वें के ऊपर कषाय है नहीं, पर वहां 14वें तक बात करी है मोटे तौर पे, बड़े स्थूल रूप का कथन है कि भाई मंदता जो है सबसे ऊपर कब है, कि बोले 14वें गुण स्थान तक, और बोले तीव्रता की स्थिति बोले 5वें गुण स्थान में है। अब वैसे देखा जाए तो पहले में, मिथ्या दृष्टियों की बात करें तो पहले में, है ना, मिथ्या दृष्टियों की बात करें तो वो पहले में है। और यहाँ जो पंडित जी ने बात करी समझाने के लिए, वो 5वें से 14वें तक का ऐसा एग्जाम्पल लेके समझाया है ना। पर ऐसा मत समझना कि वो बातें यहाँ पे सब आएंगी मिथ्या दृष्टि की, और सम्यक दृष्टि सबकी आएगी, मिथ्या दृष्टि की मुख्य रूप से आएगी बात, है ना। तो ये तो बात समझाने के लिए यहाँ पे बताया है कि मंदता और तीव्रता का क्या अर्थ लिया है, कि भाई 5वें के कंपैरिजन में 14वें में मंदता है और 5वें में तीव्रता है। 5 से 14 तक का उन्होंने वो मेजरमेंट लिया है। ठीक है। बाकी के गुणस्थान, नीचे के गुणस्थानों को नहीं लिया है। आई बात समझ में? ठीक है। तो देखो, संक्लेश और विशुद्ध रूप गति, फिर स्थिरता अस्थिरता शक्ति, तीव्र मंद रूप जाति, द्रव्य प्रमाण सत्ता, परंतु एक विशेष की मंदता की स्थिति 14वें गुणस्थान पर्यंत है और तीव्रता की स्थिति 5वें गुणस्थान पर्यंत है। ठीक है। अब देखो, अब तो दोनों का गुण भेद न्यारा न्यारा किया। गुण भेद कैसा करा, बोले अब न्यारा न्यारा कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं दोनों का। किसका, ज्ञान और चरित्र का। ठीक है। अब इनकी व्यवस्था ना ज्ञान चरित्र के अधीन है और ना चरित्र ज्ञान के अधीन है, दोनों असहाय रूप हैं। यह तो मर्यादा बंद है। क्या, कि दोनों एक दूसरे के अधीन नहीं है। अब दोनों में गुण भेद कर रहे हैं, उनको अलग अलग करा, और व्यवस्था कैसी है, कि बोले ना तो ज्ञान चारित्र के अधीन है और ना चरित्र ज्ञान के अधीन है, दोनों असहाय रूप हैं। दोनों असहाय रूप हैं, मतलब दोनों को किसी की सहायता नहीं चाहिए। हम्म। ये तो मर्यादा बंद है, मतलब दोनों की अपनी अपनी मर्यादा है, वो अपनी अपनी मर्यादा में रहते हैं, बंधे हुए हैं, मर्यादा लांघते नहीं है। उनकी जो उनकी मर्यादा है उस मर्यादा में है।
ये लकीर खींची हुई है, लक्ष्मण रेखा खींची हुई है। ठीक है। तो बोले मर्यादा बंद है। अब चौभंगी का विचार, अब चौभंगी की बात करेंगे। अब चौभंगी का विचार, ज्ञान गुण निमित्त, चरित्र गुण उपादान रूप उसका विवरण। अपन ने पिछले बार 5 समवाय की बात करी थी ना। 5 समवाय में याद है किसी को कितने निमित्त रूप हैं और कितने उपादान रूप हैं? 3 चार उपादान एक चार निमित्त। उपादान एक एक निमित्त। निमित्त। हम्म। कौन से 4 उपादान हैं? स्वभाव, हम्म। पुरुषार्थ, काल, स्वभाव, नियति, पुरुषार्थ, काल और कर्म है। तो उसमें कर्म जो है, पुरुषार्थ, स्वभाव, काल और नियति। कर्म नियति या होनहार। और नियति, ये तो हम्म। सब उपादान है। हाँ, हम्म। और निमित्त जो है वो निमित्ती है। कर्म। निमित्त निमित्ती है ना। स्वभाव, पुरुषार्थ, काल, नियति और कर्म। कर्म या निमित्त एक ही बोलो। तो स्वभाव, पुरुषार्थ, काल और नियति, नियति या होनहार, वो सब क्या है? वो सब उपादान है। अब यहाँ पे अपन ने उपादान के भेद नहीं करे। उपादान के भी 2 भेद हैं, क्षणिक उपादान और त्रिकालीय उपादान। फिर क्षणिक उपादान के भी 2 भेद हैं, अनंतर, पूर्व, क्षणवर्ती, पर्याय और तत्समय की योग्यता। उसकी अपन ने यहाँ अभी चर्चा नहीं करी है ना। उसको भी हम उसको वापस उसमें भेद कर सकते हैं। पर अभी जो स्थूल रूप से अभी समझना है, तो ये 4 प्रकार के जो है वो 4 उपादान के खाते में जाएंगे और एक निमित्त के खाते में जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना पीछे बैकग्राउंड में। अब देखो, अब चौभंगी का विचार, ज्ञान गुण निमित्त, चारित्र गुण उपादान रूप उसका विवरण। अब चौभंगी का विचार करेंगे। उसमें ज्ञान गुण को क्या रखा? निमित्त। निमित्त रखा है। और चरित्र गुण को कैसा रखा है? उपादान। उपादान रूप, है ना। उसकी उसकी चर्चा यहाँ करेंगे। अब देखो कैसी चौभंगी कैसे बनेगी। देखो, शुद्ध और अशुद्ध, अभी वो अपन उसको छोड़ो, अपन जो मैं बता रहा हूँ देखो, शुद्ध और अशुद्ध चौभंगी मतलब या तो दोनों शुद्ध होंगे, ज्ञान भी शुद्ध, चारित्र। चारित्र भी शुद्ध। मतलब उपादान भी शुद्ध और निमित्त भी शुद्ध, या निमित्त भी शुद्ध उपादान, निमित्त पहले, निमित्त भी शुद्ध और उपादान भी शुद्ध। या तो दोनों अशुद्ध होंगे, ये दूसरी चौभंगी हो गई। दोनों निमित्त भी अशुद्ध और उपादान भी अशुद्ध। तीसरा कौन सा केस बनेगा कि भाई निमित्त अशुद्ध है और चारित्र शुद्ध है। निमित्त अशुद्ध है और चारित्र शुद्ध है। और चौथा क्या होगा कि भाई निमित्त शुद्ध है और चारित्र शुद्ध है, या ज्ञान शुद्ध है और चारित्र शुद्ध है, निमित्त शुद्ध है, उपादान अशुद्ध है। ऐसे ही 4 भेद, दोनों ही शुद्ध, निमित्त भी शुद्ध, उपादान भी शुद्ध। दूसरा, दोनों अशुद्ध, निमित्त भी अशुद्ध, उपादान भी अशुद्ध। तीसरा है, हाँ, तो निमित्त शुद्ध, उपादान अशुद्ध। और चौथा होगा कि भाई निमित्त अशुद्ध, उपादान शुद्ध। ऐसे ये 4 इसके भेद, ये चौभंगी है। ये चौभंगी हुई। ठीक है, ये चौभंगी देखो, एक तो अशुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान, दूसरा अशुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान, तीसरा शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान, चौथा शुद्ध निमित्त और शुद्ध उपादान। ऐसी ही चौभंगी बना दी, 4 भेद बना दिए। ठीक है। अब उसमें ये ध्यान रखना कि अब इसमें क्या लेंगे, वो गति, शक्ति, जाति और सत्ता, उसमें ये अलग अलग चौभंगी बनेंगी। पर यहाँ पे उन्होंने फिर गति को मुख्य रख के समझाया है। गति, शक्ति, जाति और सत्ता में से अब आगे एग्जाम्पल गति का, गति से उसको समझाया है। देखो, मयूर जी, क्वेश्चन मेरा एक है इसमें, बहुत पढ़ा हुआ तो नहीं है कुछ ऐसे, पर लॉजिकली लग रहा है कि अगर निमित्त अशुद्ध है तो उपादान कैसे शुद्ध हो सकता है? क्योंकि दोनों अलग अलग है ना। अभी तो बताया दोनों की अपनी अपनी मर्यादा है और दोनों गुण अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं।
तो जब दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं तो एक शुद्ध एक अशुद्ध हो सकता है। पर उसमें कोई, उसमें किस बात की दिक्कत है? हम्म जब दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो दोनों इंडिपेंडेंट है तो अपना अपना काम कर रहे हैं। तो है ना, निमित्त तो है? है। ज्ञान गुण निमित्त है तो निमित्त से ही तो उपादान अचीवमेंट हो रहा है तो। नहीं, ऐसे कहाँ है, ऐसा कहाँ है? तभी अच्छा। तो ये समझाने का यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं कि दोनों ही अलग अलग है। निमित्त का मतलब ही क्या हुआ? निमित्त की डेफिनेशन क्या है? कि जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, उसको निमित्त बोला जाता राइट। है ना? तो मुझे जब वो, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि पता नहीं, अब ठीक है, मैं चुप ही करती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ यहाँ से। हाँ आपके ठीक है। ओके। है ना, निमित्त की डेफिनेशन ही वही है। निमित्त की डेफिनेशन क्या मतलब? निमित्त मतलब वो अलग है, वो कार्य रूप परिणमित नहीं हो रहा है, अलग है वो वस्तु। तो ऐसे यहाँ पे एक ही वस्तु में दो गुणों में निमित्त और उपादान लगाया है। तो वो निमित्त और उपादान जो लगाया है, वो कैसा लगाया? कि भाई वो निमित्त और उपादान एक ही वस्तु में दो गुणों में लगाया है। कि ज्ञान गुण को रखा है निमित्त और चरित्र गुण को रखा है उपादान। तो इसका मतलब दोनों की यहाँ पे इंडिपेंडेंस बताई गई है। कि भाई ज्ञान गुण है वो चरित्र गुण का काम नहीं कर रहा, चरित्र गुण ज्ञान गुण का काम नहीं कर रहा है। ज्ञान गुण चरित्र गुण से ये नहीं बोल रहा भैया मेरा शुद्ध परिणमन हो रहा है, तू भी शुद्ध परिणमन, तू भी शुद्ध अपना परिणमन कर। और चरित्र गुण ज्ञान गुण से नहीं बोल रहा है कि मेरा शुद्ध परिणमन हो रहा है तो तू भी शुद्ध परिणमन कर। तभी इसकी चौभंगी बनाई है कि भाई शुद्ध अशुद्ध उसमें हो सकती है व्यवस्था, और एग्जाम्पल से समझाएंगे कि कैसे वो व्यवस्था होती है और क्यों होती है। अब देखो आगे एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो उसका अब ये देखो, ये जो बात चौभंगी बनाई ना, ये चौभंगी सदा काल मत समझ लेना। ये एक समय की है और ये चेंज होती रहती है। ये जो चौभंगी है ये सदा काल मत समझ लेना। एक बार में एक होगी। हाँ, एक बार में एक होगी। हाँ 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 हाँ, एक समय की है ये, एक समय की बात है ये। ठीक है, ये चौभंगी एक समय की बात है, सदा काल नहीं लगाना उसको। ठीक है? अगर सदा काल ऐसा हो जाए अशुद्ध अशुद्ध, फिर अशुद्ध अशुद्ध ही होगा अगर सदा काल मान लेंगे तो। है ना? तो ये एक समय का है। देखो उसका विवरण, सूक्ष्म दृष्टि देकर एक समय की अवस्था द्रव्य की लेना। देखो है ना, एक समय की अवस्था लेना है, एक समय की अवस्था द्रव्य की लेना। समुच्चय रूप मिथ्यात्व सम्यक्त की बात नहीं चलाना। किसी समय जीव की अवस्था इस प्रकार होती है कि ज्ञान रूप ज्ञान विशुद्ध चारित्र, किसी समय अजान रूप ज्ञान विशुद्ध चारित्र, किसी समय ज्ञान रूप ज्ञान संक्लेश चारित्र, किसी समय अजान रूप ज्ञान संक्लेश चारित्र, जिस समय अजान रूप गति ज्ञान की संक्लेश रूप गति चारित्र की, उस समय उपादान दोनों अशुद्ध। देखो समझने की कोशिश करेंगे अपन। ये यही अवस्थाएं लगानी है यहाँ पे। ये जो चार अपन ने चौभंगी करी ना, यही अवस्था यहाँ लगाई है। तो देखो, सूक्ष्म दृष्टि देकर एक समय की अवस्था द्रव्य की लेना, समुच्चय रूप मिथ्यात्व सम्यक की बात यहाँ नहीं चलाना, क्योंकि हम एक समय की बात कर रहे हैं। तो अगर हमने पूरे समय मिथ्यात्व लगा दिया, पूरे समय सम्यक लगा दिया, तो बोले उसकी चर्चा यहाँ नहीं चल रही है, एक समय की बात चल रही है। तो बोला कि किसी समय जीव की अवस्था इस प्रकार होती है। किसी एक समय को लिया और बोले जीव की अवस्था वो किस प्रकार होती है, अब उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। तो बोले इस प्रकार होती है कि ज्ञान रूप ज्ञान और विशुद्ध चारित्र। अब ये किसकी अवस्था ली है? ये ली है गति की। ये जो गति अपन ने लिया ना, गति मतलब परिणमन। अब गति में इन्होंने लिया पंडित जी ने कि ज्ञान रूप ज्ञान और विशुद्ध चारित्र। ज्ञान रूप ज्ञान मतलब हमने क्या देखा था? अब वापस आओ आप, वापस आओ किसमें? कि हमने जो चार बातें करी थी ज्ञान में,
तो ज्ञान की हमने पहले गति क्या देखी थी? जान रूप और अजान रूप। तो जान रूप हमने क्या लिया था? जान रूप लिया था हमने जो प्रयोजन भूत तत्वों का जो विचार कर सके, उसको लिया था हमने जान रूप। और अजान रूप क्या लिया था हमने? जो प्रयोजन रूप भूत तत्वों का विचार ना करे, जो प्रयोजन भूत तत्वों का विचार ना करे, वो अजान रूप अवस्था। जिस अवस्था में प्रयोजन भूत तत्वों का विचार नहीं हो रहा है वो क्या है? वो अजान रूप। और जिस अवस्था में प्रयोजन भूत तत्वों का विचार हो रहा है वो क्या है? वो ज्ञान रूप। तो यहाँ पे बोला, अब पहली अवस्था क्या ली कि ज्ञान रूप ज्ञान और विशुद्ध चारित्र। ज्ञान रूप ज्ञान और विशुद्ध चारित्र, तो दोनों शुद्ध हो गए। दोनों शुद्ध शुद्ध हो गए ये, दोनों शुद्ध। क्योंकि चारित्र की हमने अवस्था क्या ली थी? गति क्या ली थी? संक्लेश और संक्लेश और विशुद्ध। तो संक्लेश कैसी थी कि वो अशुद्ध है, और जो विशुद्ध है वो शुद्ध है ना? विशुद्ध में, विशुद्ध मतलब है शुभ में लेना। देखो, विशुद्ध में या शुभ में लेना। विशुद्ध की परिभाषा या शुभ, शुभ परिणाम, मंद कषाय रूप परिणाम, शुभ परिणाम। तो कैसी अवस्था हुई? ज्ञान रूप ज्ञान और विशुद्ध चारित्र, है ना? हमने कोई स्नैपशॉट लिया किसी जीव का, तो हमने देखा कि उसकी अवस्था कैसी थी कि भाई इस पर्टिकुलर समय में हमने देखा कि उसकी ज्ञान रूप ज्ञान और विशुद्ध चरित्र, ऐसी अवस्था चल रही थी, ज्ञान गुण की और चारित्र गुण की। फिर दूसरी कैसी है? किसी समय अजान रूप ज्ञान और विशुद्ध चरित्र। अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ? ये भी गति शुद्ध। अशुद्ध और शुद्ध, हाँ, है ना? अशुद्ध और शुद्ध, ठीक है। अजान रूप ज्ञान और विशुद्ध चारित्र। हम्म, किसी समय ज्ञान रूप ज्ञान संक्लेश रूप चारित्र, शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध अशुद्ध, है ना? शुद्ध निमित्त अशुद्ध शुद्ध। उपादान। हम्म, फिर उस किसी समय अजान रूप ज्ञान और संक्लेश चारित्र, अशुद्ध अशुद्ध। निमित्त अशुद्ध चारित्र। तो अशुद्ध अजान रूप अजान। ज्ञान और संक्लेश चारित्र, हाँ, दोनों एक से हो गया। है ना? दोनों अशुद्ध हो गए। तो जिस समय अजान रूप गति ज्ञान की, संक्लेश रूप गति चरित्र की, उस समय निमित्त उपादान दोनों अशुद्ध। किसी समय अजान रूप ज्ञान विशुद्ध चरित्र, उस समय अशुद्ध निमित्त और शुद्ध उपादान। किसी समय अजान रूप ज्ञान संक्लेश चरित्र, उस समय शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान। किसी समय ज्ञान रूप ज्ञान विशुद्ध रूप चरित्र, उस समय शुद्ध निमित्त और शुद्ध उपादान। इस प्रकार जीव की अन्य अन्य दशा सदा काल अनादि रूप है। अब देखो, हम ये अपने ऊपर ढालते हैं, हम अपने ऊपर ढालते हैं ये चारों अवस्थाएं, अपने ऊपर भी ढालेंगे और अन्य जीवों पर भी ढालते हैं। तो पहली अवस्था क्या ली है अपन ने? स्तुति बोलो, कौन सी हमने लिखी ना? ज्ञान रूप सी ज्ञान ले रहे ज्ञान हैं, रूप ज्ञान और विशुद्ध। विशुद्ध दोनों अशुद्ध, अजान रूप ज्ञान और संक्लेश चारित्र। दोनों दोनों अशुद्ध है। अजान रूप ज्ञान और संक्लेश चारित्र। अब इसका कोई एग्जाम्पल, इसका कोई एग्जाम्पल, मान लो हम ऑफिस में बैठे हैं, तत्व का विचार तो हो नहीं रहा है, ऑफिस में बैठे हैं और किसी पे गुस्सा आ गया संक्लेश दिन भर ही है। होता है। हाँ घर, मतलब घर पे भी होता है, नहीं, दिन भर ही होता दिन है, भर ही घर होता पे नहीं होता। है। है ना? तो क्या हुआ? कौन सी अवस्था हुई है? अजान रूप ज्ञान और संक्लेश हो रहा है। अजान रूप ज्ञान और संक्लेश। संक्लेश। तो ये कौन सी अवस्था हुई? अशुद्ध विशुद्ध अशुद्ध, अशुद्ध। ठीक है। फिर अब ये बताओ, ये जो अशुद्ध अशुद्ध अवस्था है, ये एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, किस किस को हो सकती है? सभी को हो सकती है?
से पंचेंद्री में होती है, संगी सब पंचेंद्री को होती है, सभी को सभी को हो सकती है, सभी को हो सकती है, सभी को हो संगी सकती पंचेंद्रिय। सभी को हो सकती सभी है। को संसारी एक इंद्री से लेकर पूरे पांच इंद्री जीवों को ये अवस्था बनती है अशुद्ध अशुद्ध। ठीक है। फिर दूसरी अवस्था है ना, आज इसी पे विचार करके आज एंड करेंगे, फिर आगे की बात बढ़ाएंगे। फिर दूसरी कौन सी है? अशुद्ध और शुद्ध। अशुद्ध निमित्त और शुद्ध पौधा। उपादान। अब इसमें क्या होगा कि भाई तत्व का तो विचार नहीं कर रहे हैं, पर कषाय फिर भी मंद हो सकती है। तत्वों का विचार नहीं है, पर कषाय मंद हो सकती है, हो सकती है। बिल्कुल जो परिणाम विशुद्ध हो सकते हैं, विशुद्ध की बात है यहाँ तो परिणाम कौन से? परिणामों में विशुद्धि हो सकती है, भले ही तत्व का विचार ना हो। है ना, आपने देखा होगा दूसरी जात वालों का भी होता है, तत्व का विचार नहीं है, पर कैसा है भाई? परिणामों में विशुद्धि है। तो अशुद्ध निमित्त और शुद्ध उपादान, ये कौन कौन से गतियों को और कौन कौन से इंद्रिय के जीवों को हो सकती है? सब सभी को नहीं, 12 गुण स्थान से होता है, 10 गुण। यहाँ तत्व का ज्ञान तो है ही नहीं, तत्व का विचार तो कर ही नहीं रहे, क्योंकि अशुद्ध निमित्त है ना। तो 1 2 3 4 5 सब में हो सकती है। नहीं एक इंद्री में पहला सभी में हो सकती हाँ, है, सब सभी में हो सकती है, चारों ही गतियों में। क्योंकि देखो अगर ये अवस्था नहीं बनेगी ना, तो कोई एक इंद्री से बाहर ही नहीं आएगा। और जैसे नरक में भी जैसे आप पे अत्यंत दुख हो रहे हैं तो होता है ना कि आपके नारकी जीव भी पैंतीस निकलता है, नारकी जीव निकल के कभी नारकी नहीं बनता है। नारकी जीव निकल के कभी नारकी नहीं बनता है। वो क्या बनता है? वो पंचेंद्री में जाता है, मनुष्य बनेगा, त्रियंच बनेगा। नारकी जीव तो वो कैसे निकलता है? विशुद्ध परिणाम। विशुद्ध परिणामों के बल से निकलता कैसे है? जो हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से निकल रहे हैं, निगोद से भी तो जीव निकल रहे हैं ना। और फिर 6 महीने 8 समय में तो वो जो निकल रहे हैं, बाकी कितने जीव हैं? 2 इंद्री से 3 इंद्री, 3 इंद्री से 4 इंद्री है, 1 इंद्री से 2 इंद्री बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? तो किस किस बेसिस पे बन रहे हैं? विशुद्ध परिणाम। ये सब ये विशुद्ध। भले ही अभी निमित्त कैसा है? निमित्त तो अशुद्ध है, पर उपादान कैसा है? शुद्ध है। तो वो उस शुद्धता के बेसिस पे वो वहां से निकलते हैं। जैसे 608 नंबर फिक्स्ड है, वैसे एक से जो 2 इंद्रिय है वो भी नंबर फिक्स्ड है, वो फिक्स नहीं है। नहीं नहीं, वो फिक्स नहीं है, पर वो 6 महीने 8 समय में जीव 608 जीव मोक्ष जाते हैं और नित्य निगोद से निकलकर इतर निगोद में आते हैं, वो ऐसा फिक्स है, वो नंबर फिक्स है ना। पर यहाँ क्या बोला कि अशुद्ध निमित्त और शुद्ध उपादान, वो कैसे? तो बोले कि वो ऐसा बैठता है, अगर नहीं बैठेगा तो जीव फंस जाएंगे वो लोग, तो अपन भी फंस गए होते हैं, निगोद में ही फंसे होते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा अशुद्ध अशुद्ध की बात चलती फिर। तो इसलिए अशुद्ध निमित्त और शुद्ध, भले ही देखो लेशाएं, लेशा है नारकी जीवों को, कौन सी लेशा होती है? शुभ लेशा होती है या अशुभ लेशाएं होती हैं, कि दोनों होती हैं? अशुभ। अशुभ लेशा ही होती है। कृष्ण। एक इंद्रिय जीवों को कौन सी लेशाएं होती हैं? अशुभ अशुभ लेशा ही होती हैं। पर फिर भी लेशा भले ही अशुभ हो, परिणाम विशुद्ध हो सकते हैं। लेशा भले ही अशुद्ध हो, अशुभ हो, पर परिणाम कैसे हैं? वो परिणाम विशुद्ध हो सकते हैं। उस विशुद्धि के बेसिस पे वो बाहर निकलता है जीव। देखो ये समझने की बात है कैसे निकलता है। ये है कि परिणामों में उनकी चरित्र में यहाँ बताया कि भाई चरित्र में शुद्ध हो सकता है, विशुद्ध हो सकता है, भले ही निमित्त
जो है वो अशुद्ध हो। अच्छा, तीसरा, समय हो रहा है, 2 मिनट और लेंगे। शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध मतलब ज्ञान शुद्ध और उपादान अशुद्ध। मतलब ज्ञान और संक्लेश। ज्ञान और संक्लेश। ज्ञान शुद्ध है, वो निमित्त है। और संक्लेश क्या लिया हमने? उपादान, वो चरित्र, वो संक्लेश है। तो वो संक्लेश है। तो अब ये बताओ, इसका कोई एग्जाम्पल। स्वाध्याय में बैठे हैं, तत्व का, तत्व की बात चल रही, विचार भी चल रहा, गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया। जैसे समूह शरण में गया मारीच का जी, है ना, हम्म। वहीं जा रही थी। हाँ। समूह शरण में गया, तत्व की बात चल रही, तत्व विचार चल रहा है, ज्ञान, और उसने सोचा वहां मैं क्या कषाय आ गई। करूं? परिणाम कैसे, वहां क्या हुआ? तो संक्लेश हो गया। ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक ऐसे है। एक सम्यक दृष्टि है। ज्ञान तो शुद्ध है आंशिक, लेकिन काम करते रहते हैं, एक नहीं, वो ये अशुद्ध। चारित्र में टिक नहीं अभी पाते हैं ऐसे। यहाँ अपन मिथ्या दृष्टियों की बात कर रहे हैं, ये मिथ्या ओके। दृष्टियों की अपेक्षा से लगाना, है ना, क्योंकि अपन सम्य दृष्टि में जाएंगे तो फिर वो जो निमित्त है ना, वो निमित्त तो शुद्ध ही हो जाएगा। क्योंकि मिथ्या दृष्टियों का जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान ही कहलाता है। तो अब ये मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा से अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध। अब ये बताओ कि कौन कौन सी गतियों में हो सकता है, ये कौन कौन से इंद्रियों के जीवों को हो सकता है? कौन सब कौन से? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच सब इंद्री, कौन कौन से? सभी सब में इंद्रियों में બધા પાંચે सभी પાંच। में ये नहीं होगा। क्यों? ये सिर्फ संगी संगी पंचेंद्रिय को ही पंचेंद्रिय। होगा। तो क्योंकि ज्ञान सही और जब हमने गलत कर। निमित्त को ज्ञान लगाया वो शुद्ध है। और वो कौन कर सकता है प्रयोजन भूत तत्वों का विचार? तो हाँ, बोले वो सिर्फ संगी पंचेंद्र पंचेंद्रिय ही कर पंचेंद्रिय सकता है। बराबर। तो ये जो कंडीशन बनती है शुद्ध और अशुद्ध, और शुद्ध और शुद्ध, वो सिर्फ संगी पंचेंद्रियों में ही बनेगी। क्योंकि वही तत्व का विचार कर सकते हैं, हम्म। तभी वो निमित्त शुद्ध होगा। ठीक है। आखिरी जो शुद्ध और शुद्ध, शुद्ध और शुद्ध तो इजी है, हम स्वाध्याय में बैठे हैं, परिणाम भी, बातें तत्व की, तत्व चर्चा ही चल रही, तत्व का ही विचार कर रहे हैं, प्रयोजनभूत तत्वों का ही विचार कर रहे हैं। और परिणाम भी कैसे हैं? विशुद्ध हैं। तो वो शुद्ध और शुद्ध। ठीक है, बात आई इतनी, इतनी बात आई समझ में, है ना? थोड़ा सा क्या है कि ये थोड़ा सा लिख के याद करने वाला थोड़ा सा ऐसा विषय है, पर एक बार ये तीसरी चौभंगी समझ में आ गई, है ना, गति शक्ति जाति और सत्ता, बस उसके बाद तो फिर सब सब बातें बैठ जाती, वो चार बातें उसकी याद हो, फिर सब बैठ जाता, पूरा पूरा विषय बैठ जाता है। ठीक है। और विशेष पढ़ना हो तो गुरुदेव के प्रवचन है, बहुत बढ़िया। गुरुदेव के प्रवचन के आधार पर और विशेष रूप से इसको समझ सकते हैं। चल, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमो कार्य। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जनेन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।